जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पे बैक पीरियड के बारे में लास्ट टाइम जहाँ मैंने स्टॉप किया था। और मैंने ये कहा था कि पे बैक पीरियड इज़ द पीरियड वेयर बाय यू कैन गेट बैक योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स ही हम बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे पे बैक पीरियड निकालना है तो मेरे सामने क्या होगा, एक तो होगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल आउटले भी कहते हैं इसको, कि जो इन्वेस्टर शुरू में इन्वेस्ट करेगा, जो वो खर्च करेगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करेगा, दैट इज़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और उसके बदले में उसे कुछ कैश फ्लोज मिल रहे होंगे आने वाले सालों में, तो वो कैश फ्लोज हैं। अब कैश फ्लोज हो सकता है सेम हो, यानी कि हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट मिल रही हो, हर साल 500 मिल रहा है, हर साल 1000 मिल रहा है, राइट। या ऐसा भी हो सकता है कि हर साल एक डिफरेंट और अनइवन अमाउंट मिल रही हो, यानी कि पहले साल 4000 मिल गया, अगले साल 2000 मिल गए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि अगर आपके कैश फ्लोज इवन है, यानी कि सेम है, कांस्टेंट है, तो हमने कोई और फार्मूला या कोई और तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अगर आपके कैश फ्लोज अनइवन है, सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हमने किसी और पैटर्न से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। तो अगर आपके कैश फ्लोज इवन है, कांस्टेंट है, तो सिंपल सा फार्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज। कुछ नहीं करना, बस यही करना है। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, पे बैक पीरियड। इसी को देखते हुए आई एम गोना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 हेयर, which says quick profit entity is considering a capital expenditure that requires an initial investment of $84,000। क्लियरली बता रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, $84,000 and returns after tax cash inflows of $7,000 per year for 20 years, यानी कि 20 साल तक उसको 7,000 मिलता रहेगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन किस बारे में हुआ, इवन या कांस्टेंट कैश फ्लोज, कि आपको जो कैश इनफ्लो होगा वो सेम अमाउंट मिलेगी हर साल। द फर्म हैज़ अ मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। अब ये क्यों बताया हुआ है उसने, ये उसने इसलिए बताया हुआ है कि जो फर्म का एक होता है ना एक्सेप्टेबिलिटी रीजन, कि उन्होंने किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना। तो अगर वो कह रहे हैं कि जी मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम कितना है, 8 ईयर्स, कि अगर 8 ईयर्स से ज़्यादा पे बैक पीरियड निकलेगा तो फर्म उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इट शुड बी लेस देन 8 ईयर्स, राइट, टू गेट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क सेट बाय द फर्म। तो ऑप्शन ए है टू डिटर्मिन द पे बैक पीरियड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, वही फार्मूला यूज़ किया हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज। आई शुड राइट कैश इनफ्लोज, ताकि आप लोगों को ये क्लियरिटी हो कि ये कैश आउटफ्लो होता है, जो हम आउटले लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और इसके बदले हमें कैश इनफ्लो मिलता है। तो मैंने सिंपली डिवाइड किया तो ये आ गया 12। ये नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी कि 12 साल लगेंगे आपको अपना कैश रिकवर करने के लिए। तो ऑप्शन बी थी यहाँ पर, शुड द कंपनी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, वाई और वाई नॉट। तो इसकी रीज़न क्या है, नो द प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। वजह, बिकॉज द पे बैक पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, जो हमारा आंसर आया था 12 का, 12 ईयर्स एक्सीड्स कंपनीज मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। कंपनी ने कहा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 ईयर्स की जो है ना उनकी रेंज है, 8 ईयर से बढ़ना नहीं चाहिए। अगर 8 ईयर से बढ़ गया तो बस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चूँकि हमारा आंसर 8 से ज़्यादा आया है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंपल इज़ दैट कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट जोन में चला जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे सामने, कोलोराडो, इफ़ आई एम नॉट, हाँ जी, कोलोराडो क्लीनिंग हैज़ ए 5 ईयर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। सवाल शुरू यहाँ से हो रहा है, कंपनी का जो मैक्सिमम पे बैक पीरियड कितना है, 5 ईयर्स है। द फर्म इज़ कंसिडरिंग द परचेज ऑफ ए न्यू वॉशिंग मशीन एंड मस्ट चूज़ बिटवीन 2 ऑल्टरनेटिव वंस। उन्हें एक मशीन ख़रीदनी है और उनके पास 2 ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हैं, यानी कि दोनों में से कोई वो एक ख़रीदेंगे। The first machine requires an initial investment of $25,000 and generates annual after-tax cash inflows of $6,500 for each of the next 8 years। अगले 8 साल तक उनको 6,500 मिलेगा, यानी कि सेम अमाउंट मिलेगी, कांस्टेंट अमाउंट है, तो सेम सवाल सॉल्व होगा उसी बटन पे। The second machine requires an initial investment of $75,000 and provides an annual cash inflows आफ्टर टैक्सेस ऑफ 9,500 फॉर 15 ईयर्स। अब ये मशीन 2 की ऑप्शन आ गई है। ऑप्शन ए है जी, डिटर्मिन द पे बैक पीरियड फॉर ईच मशीन। हमें उन दोनों मशीनों का पे बैक पीरियड निकालना है। तो फार्मूला चूँकि आपका सेम इस्तेमाल होगा, तो मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, मशीन 1 मशीन 2। जब मैंने मशीन 1 को सॉल्व किया तो मैंने मशीन 1 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया है मशीन 1 के कैश इनफ्लोज से, तो ये आ गया 3.8 ईयर्स। जब मैंने मशीन 2 को सॉल्व किया तो मैंने मशीन 2 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया है मशीन 2 के कैश इनफ्लो से, तो ये आ गया 7.89 ईयर्स, राइट। ऑप्शन 2 है मेरे सामने, बी ऑप्शन है, ये रही। कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मशीन्स अज्यूमिंग दैट दे आर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ उसने टर्म लिख दी है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब वो एक दूसरे से रिलेटेबल ना हो, अफेक्ट ना करे, यानी कि अगर आपके पास फंड्स अनलिमिटेड हैं तो यू कैन गो फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स, आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है इनका, ठीक हो गया। तो अगर ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो क्या आप दोनों मशीन्स को ले सकते हैं, तो उसका जवाब क्या है, क्योंकि मशीन जो सेकंड मशीन है उसका पे बैक पीरियड 7.89 था, जो ग्रेटर देन द कंपनीज मैक्सिमम लिमिट है। कंपनी की लिमिट 5 ईयर्स है, सवाल में मौजूद मेंशनड है। तो अगर ये 5 ईयर से बढ़ चुका हुआ है तो ये तो एक्सेप्टेबल जोन में आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो दोनों इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी चूँकि वो पे बैक पीरियड एक्सीड कर गया उसका, तो ये इसको ऑप्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ मशीन 1 को चूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल रीजन में कौन सी मशीन आएगी, ओनली मशीन 1, ठीक हो गया। अय्यो ने कमेंट किया ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। सी पार्ट है, विच मशीन शुड द फर्म एक्सेप्ट बाय। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दी अदर स्टेप के एक्सेप्टेबिलिटी के बाद हम डिसाइड करते हैं एक्सेप्ट करें कि ना करें। तो अब हमने कहा कि जी बिल्कुल सी पार्ट में मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल फर्स्ट मशीन को आप एक्सेप्ट कर लें। रीज़न वही सेम है कि इसका पे बैक पीरियड कंपनी की सेट लिमिट से कम है, और हम जानते हैं कि मतलब उनकी ज़रूरत भी है, उनको ज़रूरत है वॉशिंग मशीन की, तो दे शुड परचेज दैट मशीन। अब इसका डी पार्ट है जिसको आप छोड़ दें, इग्नोर करें फ़िलहाल इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे सामने, शेल कैंपेन गियर इनकॉर्पोरेशन इज़ कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। क्लियरली बता दिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, आप रिलेटेबल हैं, दोनों में से आप किसी एक को चूज़ करेंगे। ईच रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $100,000, सेम अमाउंट है। जॉन शेल प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी हैज़ सेट ए मैक्सिमम पे बैक पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। उनकी लिमिट क्या है, मैक्सिमम पे बैक कितना है, 4 ईयर्स है। द आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज एसोसिएटेड विद ईच प्रोजेक्ट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब 5 साल हैं, 5 सालों में डिफरेंट कैश फ्लो नज़र आ रहे हैं आपको। जगह अभी बात आपसे की थी कि बाज़ औक़ात जो है वो कैश इनफ्लोज कांस्टेंट यूनिफॉर्म होते हैं, बाज़ औक़ात अनइवन होते हैं, सेम नहीं होते। तो अगर सेम नहीं होंगे तो हमने फिर किस तरीके से सॉल्व करना है, वो भी एक अलग स्टोरी है। तो जब सेम थे तो वी सिंपली यूज़ द फार्मूला ऑफ इनिशियल आउटले डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। अब जब सेम नहीं है तो हमें उसको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, खुद से ऐड करना पड़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ मैंने सॉल्व किया है थर्ड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट ए है, तो मैंने उन्हें कैश फ्लो देना शुरू कर दिए। फर्स्ट में मिला है, मैं यहाँ से दिखाती हूँ, 10,000। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 100,000 पूरा करना है ना हमें। 10,000, 10 + 20 30 हो गया, 30 + 30 60 हो गया, 60 + 40 100, यानी कि 4th ईयर पे जाके आपका पूरा कैश पूरा हो गया। तो हमने ऐसे सॉल्व करना है, मतलब खुद से आपने ऐड कर रहे होना है। जैसे मैं दिखाती हूँ, मैंने ऐसे किया हुआ है, 10,000 + 20,000 + 30 + 40, तो ये 4 ईयर्स हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट बी है जी, 40 + 30 70, 70 + 20 90, 90 + 10 100, तो पूरा हो गया 100। तो यानी कि यहाँ पर भी 4 साल होंगे। दोनों केसेस में 4 ईयर्स आर द पे बैक पीरियड ऑफ द फर्म, जो कि ऑप्शन ए पूछा था, डिटर्मिन द पे बैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, और उसके बाद हमने वो फिगर्स लिखी हैं, सॉल्व किया है। जहाँ तक हमारा पूरा 1 लाख या इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रही है वहाँ तक हमें स्टॉप करना है, ठीक। अब इंटरेस्टिंग इस क्वेश्चन में ये हुआ है कि पूरी फिगर आ रही है, बाज़ औक़ात पूरी फिगर नहीं भी आती है, ठीक है, लेकिन अभी पूरी आ रही है तो मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया 4 पे। ऑप्शन बी है जी, बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शेल मस्ट चूज़ वन। ये तो बात हो ही गई है कि कोई एक चूज़ करेंगे। विच शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन, वो किस में इन्वेस्ट करें। अब डिसीजन अगर आपने लेना है ना ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड, तो हमें देखते हैं कि जी पे बैक पीरियड किसका किस लिमिट के अंदर आ रहा है। तो कंपनी की लिमिट थी 4 ईयर्स, दोनों का पे बैक पीरियड भी क्या आ गया 4 है, यानी एक्सेप्टेबल जोन में आ रहे हैं।
अब दोनों का पे बैक पीरियड भी सेम है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस ना हो तो हम कैसे कंपेयर करें, कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे डिसीजन लें कि अब क्या करें। तो उसका हल ये है कि जो प्रोजेक्ट ए है उससे कैश फ्लोज देखो कैसे मिल रहा है आपको, शुरू में कम है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट। प्रोजेक्ट बी है, शुरू में कैश फ्लो ज़्यादा है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं जनरली, तो ज़ाहिर है पैसे बहुत ज़्यादा गए होते हैं, 1 लाख आपने स्पेंड कर दिया हुआ है, तो फिर उस 1 लाख की डिफिशेंसी को पूरा करने के लिए यू नीड मोर कैश टू कम इन द कंपनी। तो अगर कैश फ्लोज एंड में मिलेंगे तो आपके लिए सूटेबल नहीं है इतना। जितना कैश फ्लोज अर्ली रिसीव हो जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है कि आप इनको इस्तेमाल करके कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं या जो भी आपकी ज़रूरत है पूरा कर सकते हैं। इन दैट सिनेरियो आई कैन से कि प्रोजेक्ट बी इज़ अ बेटर चॉइस, कि आपको कैश फ्लोज ज़्यादा बेहतर अमाउंट में अर्ली ईयर्स में मिल रहे हैं, ठीक है। जो कि प्रोजेक्ट ए है उसे कैश फ्लोज जो अच्छी अमाउंट वाले कैश फ्लोज हैं वो आपको लेटरल ईयर से मिल रहे हैं, और प्रोजेक्ट बी में आपको इनिशियल ईयर से मिल रहे हैं। तो हर कंपनी चाहती है कि हमें हमारा कैश जल्दी रिकवर हो जाए। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई कैन से कि प्रोजेक्ट बी इज़ अ बेटर चॉइस। सी पार्ट है जी, एक्सप्लेन वाई वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इज़ अ बेटर चॉइस दैन द अदर। तो इसका जवाब भी सेम जो बी वाला मैंने बता दिया वही होगा कि जो प्रोजेक्ट बी है उसके कैश फ्लोज शुरू वाले सालों में इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा अच्छे हैं, और प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज शुरू वाले सालों में अच्छे नहीं हैं। और हर कंपनी चाहती है कि उसकी जो कैश इनफ्लोज हैं वो ज़्यादा स्पीडली हो जाए, ज़्यादा जल्दी मिल जाए। तो अगर कैश एंड में रिकवर हो रहा होगा तो उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, जितना कैश पहले आ जाएगा उतना बेनिफिशियल होता है कंपनी के लिए। तो इसलिए इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई कैन से प्रोजेक्ट बी इज़ अ बेटर चॉइस, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि पे बैक पीरियड का लास्ट क्वेश्चन है मेरे सामने। Bill Williams has the opportunity to invest in Project A that costs $9,000 today and promises to pay annual end-of-year payments of $2,200, $2,500, $2,500, $2,000 and $1,800 over the next 5 years. अच्छा जी, प्रोजेक्ट ए की बात कर रहा था, उसकी इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 9,000, और फिर 5 साल के आपको कैश इनफ्लोज दिए जा रहे हैं जो कि डिफरेंट है, अनइवन है, सेम नहीं है, ठीक। और फिर कहता है जी, और बिल कैन इन्वेस्ट $9,000, यानी कि सेम अमाउंट को इन्वेस्ट कर दें इन प्रोजेक्ट बी दैट प्रोमिसेस टू पे एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स ऑफ $1,500, $1,500, $1,500, $3,500 एंड $4,000 ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगेन कैश फ्लोज गिवन है बट डिफरेंट है, कॉन्स्टेंट नहीं है, इसी तरीके से, ठीक। ऑप्शन ए है जी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बिल टू रिकूप हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट ए, कितने साल लगेंगे, यानी कि आपसे सिंपली पूछ रहे हैं पे बैक पीरियड। तो अगर मुझे पे बैक पीरियड निकालना है तो मैंने सिंपल जैसे पहले किया था वही काम मैंने करना है, ठीक है। व्हाट आई हैव डन इज़, प्रोजेक्ट ए है, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 9,000, मुझे ये पूरा करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में मिला आपको 2,200, एक मिनट, मैं आपको साथ साथ करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया। फर्स्ट ईयर आपको मिला है जी 2,200, नेक्स्ट ईयर मिला 2,500, ऐड कर लिया। थर्ड ईयर मिला आपको 2,500, ये होगा 7,200, मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है। रिक्वायरमेंट मेरी क्या है 9,000, यानी कि अगर मुझे फोर्थ ईयर 3 साल तो मुझे कितना मिल चुका है 7,200, अगर मुझे फोर्थ ईयर पे मिले 1,800 तो मेरी रिक्वायरमेंट तो होगी पूरी, ऐसी है ना, 9,000 पूरा हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि सवाल में जो बता रहा है वो फोर्थ ईयर में कैश इनफ्लो ये रहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपको मिल रहा है 2,000, यानी कि मेरी रेंज ज़्यादा है, मुझे रिक्वायर्ड अमाउंट है 1,800 जो कि मिल मुझे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरह का केस बने, सर बताया था ना भी आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये हुआ था कि वो एग्जैक्टली सेम आ गया था, अब 4 में एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा, डिफरेंट अमाउंट आ रही है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है और मुझे कैश इनफ्लो कुछ और मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। इन दैट केस जो मुझे होल मिल रहा है ना, यानी कि यहाँ तक, यानी कि मुझे 1, 2, 3 ईयर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, तो मैंने 3 साल लिख लिए, मस्ट है ये। फोर्थ ईयर में अमाउंट ज़्यादा मिल रही है, यानी कि मुझे फोर्थ ईयर पूरा नहीं रहेगा, ऐसे ही है ना, उसमें कुछ फ्रैक्शन लगना चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी इसको,
9000 मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे कितना मिल चुका था अभी तक 7200, यानी कि मुझे कितना और रिक्वायर्ड है. आई कैन सिंपली राइट कि मुझे 1800 रिक्वायर्ड है. एक ही बात है कि मुझे रिक्वायर्ड कितना था 9000, अब तक कितना मिल गया 7200, विच मीन्स मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, जो मेरी फर्दर रिक्वायर्ड अमाउंट है जो कि 1800 है. लेकिन मिल कितना रहा है, जो कि आपका कैश इनफ्लो 4th ईयर है, वो है 2000. तो मैंने यहाँ ये सिंपली 1800 डिवाइड बाई 2000, इसका आंसर 0.9 आएगा, प्लस 3 के तो 3.9, यानी कि 4th ईयर पूरा नहीं लग रहा, 4th ईयर कुछ फ्रैक्शन लग रहा है, तो मैंने उस फ्रैक्शन को कंसिडर करना है. पूरा पेबैक पीरियड फुल नहीं है, 3.9 ईयर्स. ठीक. अब वो कहते हैं जी इसी का ही है, बी पार्ट है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बिल टू रिकूप हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट बी. अब निकालना है बी का. तो जब मैंने बी के कैश फ्लोज लिखे तो वो ये अगेन इन्वेस्टमेंट थी 9000 की. ठीक है. तो मैंने जब सॉल्व करना शुरू किया, मैं दिखाती हूँ, 1500 पहले साल मिला आपको. ठीक है. सेकेंड ईयर मिला है 1500, थर्ड ईयर मिला 1500, ऐड किया तो क्या हो गया 4500. बहुत दूर है अभी हम. ठीक है. फोर्थ ईयर मिला आपको 3500, मैंने इसमें ऐड कर दिया 3500. अब कहाँ पहुँच गए 8000 पे. यानी अगर हमें 4th ईयर तक कितना मिला है 8000, तो 5th ईयर में अगर हमें सिर्फ 1000 मिले तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. जब मैं बुक पे देती हूँ तो 5th ईयर में क्या मिल रहा है आपको 4000, यानी कि बहुत ज़्यादा मिल रहा है. हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1000 की है, हमें मिल रहा है 4000. दैट मीन्स जो 5th ईयर है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो सकता, सर्टन फ्रैक्शन यूज़ होगा. तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने काउंट किए तो 1 2 3 4, यानी कि 4 साल तो पूरे रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे, 4 तो लाजमी है. प्लस मेरी रिक्वायर्ड अमाउंट क्या थी 9000, कितना मैंने रिसीव कर लिया अब तक 8000, यानी कि एक्चुअली जो मेरा रिसीवेबल कितना रहेगा सिर्फ 1000. मेरा कितना एरियर रह गया वो 1000 है. मुझे मिल कितना रहा है 4000, तो 1000 डिवाइड बाई 4000 प्लस 4, तो ये आंसर आ गया 4.25 ईयर्स. तो इससे क्या आइडिया हुआ कि पे बैक पीरियड फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स में भी हो सकता है. तो अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की, तो अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया आपको पे बैक पीरियड का, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा. सिंपल क्वेश्चन बहुत कम आता है, अगर आया तो इस पैटर्न पे आएगा, जहाँ पर अनइवन अमाउंट्स होंगी और प्लस कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स आपको निकालने पड़ेंगे. तो सिंपल सा मेथड होता है कि जितना भी हम पहले देख लें कि हमारे पास कितने ईयर्स मुकम्मल हो गए हैं, प्लस आप निकालें कि अब कितना एरिया रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय कितना मिल रहा है, बस सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा. गॉट इट.